जय हिंद दोस्तों। कल हमने साइंस में अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस के कुछ टॉपिक देखे थे। आज हम उसी से रिलेटेड नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, अर्थात शैवालों का अध्ययन। आज हम पढ़ेंगे माइकोलॉजी। आइए शुरू करते हैं। माइकोलॉजी कोई भी बता देगा इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि कवकों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है। कवक आप जानते हो, फंगस से बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। तो कवक से रिलेटेड व्यापम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कवक से क्या बनता है, कौन कौन से पौधों में रोग होते हैं, उसी से रिलेटेड सारी चीजें एक ही जगह हम अध्ययन करेंगे। तो आपने बताया माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहले स्वपोषी पौधे कौन थे। आज हम पढ़ेंगे पहले परपोषी परपोषी पौधे। तो आप उसका आंसर दोगे क्या? कवक। परपोषी, पर यानी होता है दूसरा, ठीक है, और पोषी यानी होता है पोषण। अर्थात वह पौधे जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहा जाता है। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल नामक पदार्थ नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है क्या? जल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके और एंजाइमों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों में भोजन का निर्माण किया जाता है और उसी प्रक्रिया को पूरा क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये परपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें जो पौधों में अनिवार्य होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पदार्थ नहीं पाया जाता। इस कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती और इन्हें परपोषी पौधे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इनमें पोषण कितने प्रकार का होता है। तो ये परपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, ठीक है। परपोषी आपको मैंने बताया था। मृतपोषी यानी दूसरा कोई अगर मरा हुआ है, मरे जीवों पर भी ये आश्रित रहते हैं। इस कारण से इनमें जो पोषण होता है वह विविध प्रकार का होता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि कवकों में पोषण किस प्रकार का होता है या कितने प्रकार का होता है। तो लास्ट में ऑप्शन रहता है विविध प्रकार का। तो आपको आंसर लगाना है विविध प्रकार, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें प्रश्न बनेगा कि कवक का उपयोग कहां कहां किया जाता है। उससे रिलेटेड प्रश्न समझते हैं। आपने एक यीस्ट यीस्ट या इसी को खमीर कहते हैं, यीस्ट या खमीर, यह एक कवक है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में सर्वाधिक बेकरी उद्योगों में और शराब निर्माण में किया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि यीस्ट या खमीर में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्रमशः इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जाइमेज एंजाइम का प्रयोग बेकरी उद्योगों में और शराब निर्माण के कार्यों में किया जाता है।
जब हम एंजाइम का चैप्टर पढ़ेंगे या आपको बताएंगे नया, तो आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ईस्ट या खमीर का प्रयोग शराब के निर्माण में किया जाता है। यह 2015 में व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको यह बताया गया। तो जाइमेज एंजाइम का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनता है एल्बुगो कवक। पूछा जाता है कि सरसों में सफेद कीट रोग, व्हाइट रस्ट, किसमें? सरसों में सफेद कीट रोग, इसको बोलेंगे व्हाइट रस्ट। सफेद कीट रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन बनेगा कवक के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो आपको आंसर क्या लगाना है? ये कवक के कारण होता है। थोड़ा डिटेल से क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा कवक है? एल्बुगो कवक के कारण सरसों में सफेद कीट रोग होता है। अगला है इंपॉर्टेंट, पक्सीनिया कवक। ये गेहूं में काला कीट रोग, काला कीट रोग उत्पन्न करता है, ब्लैक रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। कौन सा कवक? पक्सीनिया कवक। याद रखिएगा, गेहूं संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कवक है कोलेटो फाल्केटम। नाम थोड़ा टफ है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोलेटो फाल्केटम कवक गन्ने में लाल सड़न रोग, लाल सड़न। कभी आपने गन्ना देखा होगा, अमूमन गांव में मिल जाता है, शहरों में भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो गन्ने में आप कभी देखोगे कि जब गन्ना होता है तो यहाँ लाल लाल, कभी कभी आप जब उसको छीलते हो, छीलने के बाद आपको लाल लाल लाइन लाइन दिखती है, तो उसे लाल सड़न रोग कहा जाता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? कोलेटो फाल्केटम नामक कवक के कारण। सबको पता है कि मछलियां श्वसन कहां से करती हैं? तो सबको पता है मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। उनका श्वसन अंग कौन सा होता है? गिल्स। ये एग्जाम में पूछा गया है, सबको पता है रहता है अमूमन। तो यह जो कवक है सेप्रोलेगेनिया कवक, ये क्या करता है? इस गिल्स में सड़न उत्पन्न कर देता है, सड़न उत्पन्न कर देता है, जिससे जलीय जीव जो मछली है मैक्सिमम संख्या में इनकी मौत हो जाती है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां मरी पाई गई, तो उस समय यह सेप्रोलेगेनिया कवक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है और एक मछली दूसरी मछलियों से संपर्क में आके लगातार मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो कोलेटोफाल्केटम गन्ने की लाल सड़न, सेप्रोलेगेनिया कवक आपने समझ लिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा का मतलब क्या होता है? आज आपने खाना खाया, खाना खाया तो आपने जितनी एनर्जी उस खाने से बनाई है वो सारी एनर्जी आप उसी दिन उपयोग नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खाना खाया, कुछ काम नहीं किया, आपको जो एनर्जी बनी, आप सो गए, आपकी ऊर्जा पर शरीर में रही, पर जो अतिरिक्त ऊर्जा है वह अपने शरीर में संचित हो जाती है। तो जो जीव होते हैं, जीवों में अतिरिक्त ऊर्जा का जो संचयन होता है वह ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो हमारे शरीर का जो ऊर्जा है, ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं, वह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कोशिकाओं में संचयित हो जाता है। और पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा
जब अतिरिक्त भोजन का निर्माण कर लिया, क्योंकि जैसे अभी बरसात का समय है, बरसात के समय में पौधे भोजन तो बना नहीं सकते क्योंकि सूर्य की रोशनी मिलती नहीं है। सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण वह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन करते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन जो पौधे करते हैं स्टार्च के रूप में करते हैं। स्टार्च, इसी को हिंदी में मंड बोलते हैं। स्टार्च या मंड के रूप में पौधे अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन अपने करते हैं। यह एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट, आपसे पूछ ले स्टार्च किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, तो यह पॉलीसेकेराइड प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। आप वीडियो में जाके देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का डिटेल से बताया गया है, तो आपको बताया गया है कि स्टार्च किस चीज का उदाहरण है। तो पौधे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन स्टार्च के रूप में करते हैं और जीव अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कवक भी एक पौधा है, पर यह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन स्टार्च के रूप में ना करके ग्लाइकोजन के रूप में करता है। अर्थात यह जीवों की तरह व्यवहार करता है, जीवों की तरह अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन अपने शरीर में करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कवक अपने अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन किस रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में, पर इंसान किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ घुमा क्यों रहा है, क्योंकि स्टार्च हमेशा होना चाहिए पौधों के लिए। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उम्मीद होगी कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक अपना हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, हमने फाइकोलॉजी पढ़ा, अभी हमने पढ़ लिया माइकोलॉजी। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी कोई बता देगा कि इसमें किस चीज का अध्ययन किया था। यहाँ लाइकेन की बात हो रही है, लाइकेन। अब ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि विज्ञान की इस शाखा में लाइकेन का अध्ययन तो किया जाता है, पर लाइकेन है क्या। लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रित रूप होता है। अर्थात क्वेश्चन आता है कि लाइकेन किन दो पौधों के मध्य सहजीवन व्यक्त करता है, किन दोनों पौधों के साथ रहता है। तो लाइकेन सहजीवन किसके साथ व्यक्त करता है, कवक और शैवाल के साथ। अब ऐसा क्यों करता है, एक्चुअल में क्या है कि कवक में आपको बताया गया था कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और शैवाल अपना क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेती हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल होने के कारण, क्लोरोफिल होने के कारण, और कवक से क्या करता है, यह जल प्राप्त करता है। कवक जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल यानी खाना इसको यहाँ से मिल गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा खाना इसने बनाया, इसको प्राप्त हो गया, और जल के द्वारा यहाँ से जल प्राप्त हुआ और इसकी पूर्ति हो गई, और यहाँ लाइकेन का जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्यों कवक और शैवाल के मध्य सहजीवन व्यक्त करता है, क्योंकि जल की पूर्ति और खाने की पूर्ति दोनों इनसे होती है। अब लाइकेन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लाइकेन को प्रथम जैव अपघटक माना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम जैव अपघटक किसे माना जाता है। तो लाइकेन को प्रथम जल अपघटक माना जाता है, बायोडिकम्पोजर। ठीक है, विघटित करने में बहुत आसानी से मदद करता है। कौन, लाइकेन। तो प्रथम जैव अपघटक के रूप में किसे जाना जाता है, लाइकेन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि पृथ्वी पर वायु प्रदूषण
या कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की जानकारी के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का जानकारी के लिए हमेशा लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। साथ में इसी के साथ एक मॉस नामक पौधा होता है, मॉस। लाइकेन और मॉस हमेशा अच्छे वायु प्रदूषक की जानकारी के लिए यूज किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी में से। लाइकेन और मॉस को, मॉस याद रखना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लाइकेन तो आया ही है, साथ में मॉस भी कई बार आ चुका है। लाइकेन और मॉस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए बहुत कारगर होती है। इसी कारण अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का पता लगाने के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहां भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, जहां भी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, इस पौधे का पनपना नामुमकिन है। अगर आपने इस पौधे को लगाया है तो इसका विकास नहीं होगा। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का संकेतांक के रूप में या अम्लीय वर्षा के संकेतांक के रूप में किसे जाना जाता है? लाइकेन और मॉस को। आगरा का जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण ही पीला रंग हो रहा है उसका। अम्लीय वर्षा के कारण इसका रंग पीला हो रहा है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि ताजमहल का रंग किस कारण से पीला पड़ रहा है। तो आपने बताया अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड मिलने के बाद, ठीक है, ये अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या करती है? जो टाइल्स होती है, टाइल्स या कैल्शियम, कैल्शियम को तोड़ देती है। इस कारण से सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अपन लाइकेन से रिलेटेड पढ़ रहे थे, जितने भी क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं वो आपको मैं सारी चीज बता रहा हूं। ठीक है, अब लाइकेन और कवक शैवाल, कवक और शैवाल का जो सहजीवन है, जीवन चक्र जो पूरा होता है, सहजीवन, इसे एक टर्मोलॉजी कहा गई है, उसे कहा जाता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म पूछा जाता है कि लाइकेन जो कवक और शैवालों के मध्य अपना सहजीवन व्यक्त करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। एक है इंडोकार्पन लाइकेन। इंडोकार्पन लाइकेन का जो प्रयोग है, जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। इसे समुद्री सब्जी कहा जाता है। कहाँ के लोग करते हैं? जापान के लोग करते हैं। अगला इसमें पढ़ लेते हैं। परमेलिया लाइकेन। परमेलिया लाइकेन का प्रयोग मिर्गी रोग के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में, परकिशंस जिसे आप बोलते हैं, परमेलिया लाइकेन का प्रयोग मिर्गी रोग के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है।
तो लाइकेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते थे एग्जाम में, जो जो आए हुए हैं उससे संबंधित आपको क्वेश्चन हमने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये सल्फर डाइऑक्साइड, आपको लाइकेन नहीं मिलेगा तो आपको मॉस लगाना है। अगर लाइकेन दिया तो आपको लाइकेन लगाना है, अगर लाइकेन ऑप्शन है नहीं तो मॉस, और लाइकेन और मॉस दोनों दिया है तो फिर लाइकेन लगाना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में दोनों दे देता है, पर लाइकेन सबसे इंपॉर्टेंट है, और लाइकेन अगर नहीं तो मॉस। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको भी मैं नया फैक्ट दूंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, उम्मीद है। अगर नहीं पढ़ा हो तो नई जानकारी आपको मिलेगी। इसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये हर कोई बता देगा, पर क्वेश्चन कहां से आता है? फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसे माना जाता है? यही हमसे गलती हो जाएगी। मैक्सिमम लोग सलीम अली लगा देंगे, पक्षी विज्ञान के जनक, पर आपने एक नाम सुना होगा ए ओ ह्यूम। सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ए ओ ह्यूम कैसे हो सकते हैं इसके जनक। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ए ओ ह्यूम ने ही मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय लॉर्ड डफरिन था वायसराय। डफरिन से मिलने के बाद इन्होंने चर्चा की कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में जो हमारी नीतियों को देश तक पहुंचाएंगे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग एक वर्ग बनाते हैं और कांग्रेस का निर्माण करते हैं। तो डफरिन की इजाजत मिलने के बाद दिसंबर में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये तो इतिहास का मैटर है, फिर भी आपको मैंने बता दिया। ए ओ ह्यूम एक भारतीय प्रशासनिक सेवा ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के द्वारा भारतीय प्रशासनिक के लिए चयन हुआ था इनका। ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और इन्हें फादर ऑफ ऑर्निथो यानी पक्षी विज्ञान का जनक कहा था। ये विश्व की बात हो गई। अगर आप भारत की बात करेंगे, भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सबको पता है कि डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? इन्होंने पक्षियों के देशांतरण की खोज की थी। देशांतरण यानी एक पक्षी दूसरे देश में, आपने सुना होगा साइबेरियन सारस भारत आते हैं प्रयागराज वगैरह क्षेत्रों में। ठीक है, तो एक पक्षी अब दूसरे देशों में जाते हैं, उनकी परिस्थितियां और उनका निवास का जो कार्य है वह किसने बताया था? डॉक्टर सलीम अली ने। इस कारण से इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है और बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी रोबोट 2.0, उसमें एक पंछी राजा का कैरेक्टर है। ऐसा सुनने में आया है कि इन्हीं से इंस्पायर था कि पक्षियों के बारे में बहुत चीजें जानते हैं और पक्षियों की भलाई के संबंधित, तो अक्षय कुमार ने उनका रोल किया था। तो ऐसा कहा था डॉक्टर सलीम अली से ही प्रेरित था। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब पक्षी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दें, क्योंकि व्यापम आजकल थोड़ा सा गहराई में क्वेश्चन पूछने लगा है। व्यापम हो, एमपीपीएससी हो, आप कहीं भी अगर ऑर्निथोलॉजी के बारे में आपको मेंस में भी लिखने को आया तो आप इतना मैटर लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब पक्षी दो प्रकार के पाए जाते हैं दुनिया में। दो प्रकार होते हैं, एक नॉन फ्लाइंग और एक फ्लाइंग।
ना उड़ने वाले नहीं उड़ते हैं पर पंख पाए जाते हैं, और उड़ने वाले ना उड़ने वालों में कुछ इंपॉर्टेंट है। शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा आपने, शुतुरमुर्ग, जिसे ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। यह दक्षिण अफ्रीका में मुख्यतः पाया जाता है। ये नहीं उड़ सकता है, देखा होगा कभी कभी फिल्मों में आपने देखा होगा, इसमें बैठ के घोड़े की तरह इसमें व्यक्ति बैठते हैं और इनमें रेस होती है। इनकी ऊंचाई इंसानों के बराबर तक होती है, पर ये उड़ नहीं सकते। पंख पाए जाते हैं पर उड़ने के कारण नहीं कर सकते, दौड़ते ही है। अगला इंपॉर्टेंट है इसमें कीवी। कीवी टीम भी बोली जाती है, कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, पर यह भी उड़ नहीं सकता है कीवी। कैसोवरी, एमू और पेंगुइन आपने देखा होगा। पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में, ठंडे प्रदेशों पाया जाता है। और कैसोवरी और एमू यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसको बताने का रीजन क्या है? आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा अंडा किसका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़े अंडे की कोशिकाएं, यह सबसे बड़ी कोशिका विश्व में किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की ही होती है। कैसोवरी को चाकू की धार वाला, पंजा वाला पक्षी कहा जाता है। कैसोवरी इतना खतरनाक होता है कि यह अपने से कई गुना व्यक्ति को यह आसानी से मार सकता है, यानी हाथी से बड़े संरचना वाले जीव को भी इसे मार सकता है। कैसोवरी और एमू, मुख्यतः कैसोवरी बहुत खतरनाक होता है, और एमू भी आप अगर इंदौर में हो तो इंदौर में आप जाओगे तो आपको चिड़ियाघर में एमू वहां मिल जाएगा। वो भी कुछ शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है, पर इसके जो पंजे होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उड़ने वाले पक्षियों में हमिंग बर्ड का नाम सुना होगा आपने। यह क्यूबा जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है, इस देश को शक्कर का कटोरा। यहाँ गन्ना नहीं होता, शकरकंद की शक्कर बनती है, ठीक है। हमिंग बर्ड यह उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। अगला, यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह सामने शक्ल रहती है और उड़ता कैसे? पीछे की ओर। तो उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी। ऐसे ही क्वेश्चन आया था व्यापम कांस्टेबल में, क्वेश्चन आया था क्या कि सबसे बड़ा जो जीव है हाथी का संरचना का सबसे बड़ा जीव किस है, तो अफ्रीकन हाथी उसमें आंसर था। तो इसीलिए आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। अगला है इसमें गोल्डन फ्लेवर, इंडियन स्विफ्ट, सुजुकी की गाड़ी आती है स्विफ्ट करके, स्विफ्ट कार। ये इंडियन स्विफ्ट के नाम से, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा रहती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। और एक है फाल्कन। फाल्कन का नाम सुना होगा, फाल्कन मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। तो फाल्कन भी सबसे तेज उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल है, ठीक है। तो दो प्रकार के पक्षी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये पक्षी उड़ सकते हैं नहीं उड़ सकते। और क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? चाकू की धार वाला पक्षी किसे कहा जाता है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ बताया गया। उम्मीद है कि आपको कुछ नया मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।